प्यारे विद्यार्थियों, बेसिक मैथमेटिक्स चैनल फेसबुक आईडी सौरभ निषाद पर एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम आपको पढ़ाएंगे आज संविधान के कुछ और महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न जो आपके परीक्षा में आने के बहुत ही चांसेज हैं। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? नीति निर्देशक तत्व किस में वर्णित है? तो आप बताएंगे भाग 4 में वर्णित है। ठीक है। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में वर्णित है, तो ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? आयरलैंड संविधान से। तो भाग 4 जो वर्णित है, कहाँ से कहाँ तक, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है? हाँ, अनुच्छेद 36 से 51 जो है ये नीति निर्देशक तत्व का वर्णन करता है। यहीं पर अगर नीति निर्देशक तत्व से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन है? ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे गांधीवाद अनुच्छेद भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगर यहीं पर और हम लोग बात करना चाहते हैं तो अनुच्छेद बात करेंगे अनुच्छेद 42 की। अनुच्छेद 42 में किसका वर्णन किया गया है? महिलाओं के प्रसूति काल में सहायता। ठीक है, तो अनुच्छेद 42 है महिलाओं के प्रसूति काल में सहायता। मातृ जननी योजना जो चलाया गया था वो अनुच्छेद 42 के अंतर्गत साथियों चलाया गया था। ठीक है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चलाया गया था इसी अनुच्छेद 42 के अंतर्गत चलाया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में किसका वर्णन है? बोलिए, अनुच्छेद 44 में किसका वर्णन है? समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता। सबसे पहले समान सिविल संहिता किस राज्य में लागू किया गया था? गोवा में। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। उत्तराखंड समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य है। अनुच्छेद 45 क्या है? शिक्षा का अधिकार इसमें है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 45 में इसका वर्णन किया गया है। यहीं पे बात करते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में किसका वर्णन है? अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था। किसकी व्यवस्था? शिक्षण की व्यवस्था। अनुच्छेद 46 में, ठीक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग। ठीक है, पिछड़े वर्ग के लिए क्या है? शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान अनुच्छेद 46 में किया गया है। आरक्षण भी इसी में है। अच्छा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में किसका वर्णन भैया? पोषाहार। कौन सी व्यवस्था? पोषाहार। अच्छा, पोषाहार की व्यवस्था, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको विद्यालयों में भोजन प्रदान किया जाता है। ठीक है, किसके तहत भोजन प्रदान किया जाता है? मिड डे मील योजना के तहत। मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना। ठीक है, ये जो पोषाहार की व्यवस्था अनुच्छेद 47 में किया गया है, सरकारी विद्यालय जो होते हैं प्राइमरी लेवल के, उसमें क्या मिलती है? दोपहर को भोजन की व्यवस्था की गई है। वो जो भोजन की व्यवस्था की गई है पोषाहार की व्यवस्था के अंतर्गत की गई है, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। और मिड डे मील योजना इसी के तहत चालू किया गया था। मिड डे मील योजना की शुरुआत सन 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में। इसके बाद है अनुच्छेद 48।
अनुच्छेद 48 में क्या है? अनुच्छेद 48 किसका वर्णन है? कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन। अच्छा, अनुच्छेद 48 का है क्या? किसका वर्णन है? हाँ, 48 का में किसका वर्णन है? पर्यावरण संरक्षण। अच्छा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में किसका वर्णन है भैया? हाँ, ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा। ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा। यह है अनुच्छेद 49 के अंतर्गत। ठीक है, और क्या है? अनुच्छेद 50 सबसे महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 50 है सबसे महत्वपूर्ण। क्या है? हाँ, न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। अगर और बात करते हैं तो यह था नीति निर्देशक तक। अनुच्छेद 51 का क्या है? भाग 4 का किसका वर्णन करता है? बोलो भाई। अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। कुल कितने कर्तव्य हैं? 11 कर्तव्य हैं। ठीक है, अंतिम कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, किस समिति के अनुसार मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जुड़ा है? स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार। इसके बाद है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का वर्णन कहां से कहां तक है? हाँ, 52 से 61 तक। अच्छा, ध्यान देंगे, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? मिनिमम 35 वर्ष की अवस्था होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। बाकी जो सर्टेलिए वो सब आप लोग जान जाइएगा। ठीक है, अनुच्छेद 52 में बताया गया भारत का एक राष्ट्रपति हो। ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख। ठीक है, अच्छा ध्यान देंगे, अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में किसका प्रावधान किया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। अच्छा, अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में किसका वर्णन है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति। ठीक है, अच्छा एक और प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है, अच्छा राष्ट्रपति किसे किसे शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति के सामने कौन कौन शपथ ग्रहण करता है? राज्यपाल, राज्यपाल हो गया, और क्या हो गया? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गया, और कौन हो गया? प्रधानमंत्री हो गया, कैग हो गया,
ठीक है। हाँ, एक प्रश्न आता है महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो आप बताएंगे महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। हाँ, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी पदवियां हैं सभी को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ये प्रश्न याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आपको प्रश्न दीजिएगा निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? तो ऑप्शन में महाधिवक्ता रहेगा, इसके विषय ध्यान रखिएगा। हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अच्छा, अनुच्छेद 76 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 76, ठीक है। महान्यायवादी, महान्यायवादी, ठीक है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में वर्णित है, ठीक है। और महान्यायवादी की योग्यता हाँ, महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी भारत का पहला विधिक अधिकारी होता है। भारत का पहला विधिक अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, ठीक है। सभी न्यायालयों में सुनवाई का पहला अधिकार किसके पास होता है? महान्यायवादी के पास होता है। क्या हुआ? सभी न्यायालयों में सुनवाई का पहला अधिकार किसके पास होता है? महान्यायवादी के पास होता है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए प्रश्न है, सर्च करके हमें बताएंगे वर्तमान समय में महान्यायवादी कौन है, ठीक है। हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें उत्तर दे दीजिएगा। अच्छा, अनुच्छेद 76 के बाद है अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में क्या भैया? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद है। संसद कितने लोगों से मिलकर बना होता है? 3 लोगों से बनकर बना होता है। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है। लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 543। राज्यसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 245, ठीक है। बात सही है कि नहीं? अगर कहेगा लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 550 अधिकतम सदस्य संख्या। जब कहेगा लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य संख्या हो सकते हैं, तब आप बताएंगे 550। जब कहेंगे लोकसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं, तो बताएंगे 543। याद है, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितने होते हैं? कितने होते हैं? अधिकतम 250। वर्तमान में कितने हैं? 245, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। प्रश्न करा जाएगा राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो आप बताएंगे उपराष्ट्रपति होता है। याद रहेगा ना, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अच्छा, प्रश्न आता है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए, तो 25 वर्ष, ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद किसमें लोकसभा का वर्णन किया गया? कितने अनुच्छेद में? अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, ठीक है। इसमें कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या करते हैं? कार्य त्याग देते हैं। कितने? 2/3 सदस्य, ठीक है। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसीलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा भंग हो जाती है, इसीलिए इसको अस्थायी सदन कहा जाता है।
बात आगे समझ में क्या है? ठीक है, इतने प्रश्न। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अच्छा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ये इतना था महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। ठीक है, अब बात आता है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 108 किसका वर्णन करता भैया? संयुक्त अधिवेशन। किसका संयुक्त अधिवेशन? लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसमें है? संयुक्त अधिवेशन लोकसभा व राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन। अच्छा, ये अधिवेशन वर्ष में कितनी बार होता है? वर्ष में 2 बार। संयुक्त अधिवेशन कई बार होता है? वर्ष में 2 बार। 6 माह पर अधिवेशन होता है, वर्ष में 2 बार। ठीक है, अगला प्रश्न है अनुच्छेद 110 में किसका वर्णन है? ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा। अच्छा, कोई विधेयक धन विधेयक अथवा धन विधेयक नहीं है। यह अंतिम फैसला किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। किसका फैसला होता है? लोकसभा अध्यक्ष। अब आप लोग बताएंगे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। कौथी लोकसभा के अध्यक्ष हैं? 18वीं। ये 18वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है, तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला। याद रहेगा ना? तो कोई विधेयक धन विधेयक अथवा धन विधेयक नहीं, इसका अंतिम फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अच्छा, इसी को अंग्रेजी में मनी बिल कहा जाता है। धन विधेयक को क्या कहता है? मनी बिल। अगर प्रश्न आ गया, ऐसे कभी कभार प्रश्न दे देगा कि मनी बिल का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो मनी बिल देख करके डर मत जाइएगा कि क्या मनी बिल आ गया। मनी बिल मतलब धन विधेयक होता है, याद रहेगा ना? अनुच्छेद 112 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 किसका वर्णन करता है? वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन करता है। वार्षिक वित्तीय विवरण। क्लियर है? जिसको हम लोग अब भाषा में बजट का बोलते हैं ना, तो संविधान में बजट शब्द का कोई प्रावधान नहीं है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 112 में। अच्छा, अनुच्छेद 112 में इसके बाद है वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट किसके द्वारा पास किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा। कौन पास करता है? वित्त मंत्री। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। याद है? अच्छा, अनुच्छेद 279 ए। अनुच्छेद 279 ए में किसका वर्णन है? जीएसटी का वर्णन है। किसका वर्णन है? जीएसटी का। ठीक है, जीएसटी की अगर हम लोग बात करते हैं, जीएसटी पे चलिए आगे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं अनुच्छेद 280 का। अनुच्छेद 280 में किसका वर्णन है? क्या है? वित्त आयोग का गठन। किस आयोग का गठन? वित्त आयोग का गठन। तो साथियों इतना है, आप लोगों का प्रश्न पूछा जाएगा जो उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण संविधान की चीजें थी उसको हमने बता दिया है। ठीक है, इससे ज्यादा संविधान नहीं पूछा जाएगा। बात है समझ कि नहीं? 3 वीडियो हमारी आज तीसरे वीडियो, मात्र आप 3 वीडियो देख लीजिए, बाकी आपको संविधान पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। संविधान से जितने भी प्रश्न आएंगे आप उनको क्लियर कर ले जाएंगे। बात है समझ में कि नहीं? इस 3 वीडियो से परे एक क्वेश्चन नहीं आएगा संविधान का। तो संविधान की हमारी तीसरी वीडियो थी। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे फेसबुक पेज पर नए तो हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। साथियों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, थैंक यू साथियों।